आज हम किरचॉफ रूल्स पढ़ेंगे और किरचॉफ रूल्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओहम्स लॉ कहाँ यूज होता है और किरचॉफ रूल्स को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ओहम्स लॉ यानी कि V इज इक्वल टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वो, और जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के रूल्स हैं यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, वो हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स हैं वहां यूज करते हैं। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का क्या मतलब है, वहां पे कुछ रेजिस्टेंसेस होंगी जो सीरीज और पैरेलल अटैच होंगी, इसी तरह से उसमें एक बैटरी होगी और हम जो है सिंपली ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सर्किट है वो पेचीदा होता चला जाए, वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की फॉर्म में तैयार कर ले जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो बढ़ जाएं, बैटरीज की तादाद ज्यादा हो जाए और रेजिस्टेंसेस भी उसी अकॉर्डिंगली ज्यादा होती चले जाएं, नंबर ऑफ लूप्स आना शुरू हो जाएं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो जैसे जैसे हमारा सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, हम ओहम्स लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरह से। फिर हम क्या करेंगे भाई, वहां पर हम यूज करते हैं किरचॉफ रूल्स। अब किरचॉफ रूल्स हमारे पास जनरल दो हैं, एक हम कहते हैं कि किरचॉफ करंट रूल और दूसरा जो है वो हमारे पास अभी किरचॉफ वोल्टेज रूल। सबसे पहले किरचॉफ करंट रूल को देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज जीरो। जितने भी करंट जो हैं वो सर्किट में किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, उनका नेट जो है वो जीरो होगा। यानी कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास I1, I2 और I3 जो हैं वो तीन ऐसे करंट हैं जो किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं, और I4 और I5 जो है ये दोनों वो करंट हैं जो इस पॉइंट से लीव कर रहे हैं। अब जो टोटल करंट यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो जनरल क्या है, I1, I2, I3, I4 और I5। अब रूल ये है कि जितना करंट इस पॉइंट पर इकट्ठा होगा हम उससे ऐड करते हुए पॉजिटिव लेंगे, और जितना करंट इस पॉइंट से, जिसको नोड कहा गया है, लीव कर रहा है, जो करंट आउट है उसको हम नेगेटिव लेंगे। करंट जो इन हो रहा है वो पॉजिटिव है और जो करंट लीव कर रहा है वो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है। अगर आप दोनों को ऐड करें, करंट इन और करंट आउट को, तो हमारे पास जो है टोटल करंट हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पर जीरो होगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जितना करंट नोड तक पहुंचेगा उतना ही करंट जो है वो आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा, वहां पर कोई चार्ज स्टे नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो पानी के जो हैं वो फ्लक्स जो है वो आपस में आकर एक पॉइंट पर मिलते हैं। जैसे दो जो है ना हमारे पास नहरें हैं वो सेपरेटली आ रही हैं और एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही है और वहां से फर्दर आगे जो है वो एक नहर की फॉर्म में चल रही है। ठीक है जी, एक जो है ना वो कैनाल की फॉर्म में आगे की तरफ जा रही है। अब जितना पानी एक नहर से और दूसरी नहर में आ रहा है वो दोनों मिलकर जो है वो आगे फर्दर वो जो तीसरी नहर जो बड़ी होगी उसे बनाएगा। तो जितना पानी आएगा उतना आगे की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से जितना करंट जो है वो वायर्स में से आ रहा है उतना ही करंट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे चला जाएगा, जिसको हम नोड कह रहे हैं, वो जो मीटिंग पॉइंट है करंट का यहाँ। ठीक है जी, तो इसका इन जनरल क्या मतलब है कि जितना चार्ज आएगा वो उतना ही चार्ज आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा। और ये सब जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। ये सारा प्रोसेस जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। यानी कि टोटल चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। यानी कि जितना चार्ज उस पॉइंट तक आ रहा है उतना ही चार्ज वहां से आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा। नोड के ऊपर या जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पर करंट लीड कर रहे हैं वहां पर चार्ज जो है वो हमेशा जो है नेट चार्ज जो है वो वहां पे जीरो रहेगा, जितना आ रहा है वो आगे की तरफ फ्लो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जी I1 जो है और I1 जो है वो करंट इस पॉइंट पर पहुंच रहा है
ठीक है जी। अब I1 यहाँ पर पहुंच रहा है और I2 और I3 इससे आगे फ्लो कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, टोटल करंट I1 जो है इस पॉइंट पर वो इक्वल होगा I2 प्लस I3 के, यानी कि यहाँ से आगे जो है करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, वही करंट I जो है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन को बनाएगा, यानी कि I1 इक्वल होगा I2 प्लस I3। नेक्स्ट है भाई हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल। अब किरचॉफ सेकंड रूल को हम जो है वो वोल्टेज रूल भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल इज आल्सो नोन एज वोल्टेज रूल। अब किरचॉफ वोल्टेज रूल को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि अब सर्किट थोड़ा सा जो है वो पेचीदा होता चला जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस और नंबर ऑफ जो ईएमएफ सोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, उनकी तादाद ज्यादा होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के लिए ये डिटरमिन करेंगे कि जो है हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा हमें जो है वो जो वो बैटरी देगी जिसकी जो ईएमएफ है वो ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस सर्किट में जो फर्स्ट सर्किट है हमारे पास सिंगल लूप वाला, इसमें दो बैटरीज हैं, एक की ईएमएफ E1 है और दूसरे की ईएमएफ जो है वो हमारे पास जो है वो E2 है। करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास E1 की वैल्यू ज्यादा है या E2 की वैल्यू ज्यादा है। तो हम यहाँ पे सपोज ये कर लेते हैं कि E1 जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है और E2 जो है वो स्मॉल है। अब जब आप ये डिटरमिन कर लेंगे कि कौन सी बैटरी जो है वो ईएमएफ में ज्यादा है और कौन सी वैल्यू बैटरी जो है उसकी ईएमएफ कम है, तो बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंगली हम करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि E1 जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है और E2 की वैल्यू कम है, तो E1 के अकॉर्डिंगली करंट जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन में फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसलिए यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है अगर आप देखें तो वो बताई गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस लूप में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई, क्योंकि E1 हमारे पास लार्जर ईएमएफ सोर्स है और E2 जो है वो E1 के लिहाज से जो है हमारे पास स्मॉल ईएमएफ सोर्स है। अब भाई करंट की डायरेक्शन हमने डिटरमिन कर ली। अब भाई हमारे पास क्या है जी कि जब ये करंट फ्लो करेगा, जब ये करंट फ्लो करेगा तो इस फ्लो में हम ये सपोज करते हैं और हम इन जनरल जानते हैं कि चार्जेस डेल्टा क्यू जो हैं वो मूव करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और मूव करते करते इस तरह से वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अब भाई ये जो EMF E1 है ये उन चार्जेस को एनर्जी दे रही है और वो चार्जेस यहाँ से एनर्जी लेके फ्लो आउट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ E1 के लिए। अब भाई वो जो चार्जेस जो हैं जिन्हें एनर्जी मिली है वो R1 में से भी पास करेंगे, वो E2 में से भी पास करेंगे, वो R2 में से भी पास करेंगे और फाइनली जो है वो E1 के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। अब जब वो इस तरह से रेजिस्टेंसेस में से पास करते हुए और बैटरी में से पास करते हुए E1 के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ जगह पर यूटिलाइज हो रही है। कहीं पर उनकी एनर्जी कम होगी, कहीं पर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब एनर्जी जो है जो कि सारे प्रोसेस के अंदर यूज होगी, हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ईएमएफ सोर्स है उनके लिए एनर्जी हमारे पास W इक्वल होगी E मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू के लिए, यानी कि जहां ईएमएफ सोर्स आएगा वहां पर हम एनर्जी डिफाइन करेंगे E डेल्टा क्यू से। डेल्टा क्यू यहाँ पर हमारे पास स्मॉल चार्ज है जो कि फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस के लिए हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे IR मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू के। अब ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि जी अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन, जो ट्रैवल है ये जनरल हमारे पास करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी अगर करंट जो है वो बैटरी में से इस तरह से फ्लो करे कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट जा रहा हो तो नेगेटिव हमारे पास लो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है। तो लो से हाई की तरफ जाते हुए
एनर्जी जो है उसमें इजाफा होगा। लो से जब हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो एनर्जी में इजाफा होगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो ये ट्रैवल की डायरेक्शन में है और जो है बैटरी जो है वो इस तरह से आ जाती है जो रास्ते में, तो भाई जो है हमेशा एनर्जी जो है उसमें इजाफा होगा। और उस जो गेन इन एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर करंट की डायरेक्शन बैटरी के साथ इस तरह से आ जाती है कि करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा हो, तो लॉस ऑफ, क्योंकि हाई से लो की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, तो एनर्जी में लॉस होगा और उस लॉस को हम जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस में से इस तरह से है कि जी अब ये हमारे पास जो हमारा यूजुअल करंट है वो है जो फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम जो है, और ये हमारे पास उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब ये जो चीज है ना, जो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लिखा गया है बेटा, ये हमेशा लूप्स में ऐसी जगह पर होता है जहां पर मिडल में लूप्स के सेंटर में कोई रेजिस्टेंस आ जाए, जबकि हमारे पर्टिकुलर लूप पे करंट की डायरेक्शन जो है वो जो ट्रैवल है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो और उसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो R3 के केस में है कि एक I1 जो है उसकी डायरेक्शन और दूसरा I2 की डायरेक्शन जो है वो R3 में से ऑपोजिट है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जब ऑपोजिट करंट आएगा तो हमारे पास IR की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि एनर्जी में गेन आएगा। और अगर जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहे रेजिस्टेंस के केस में और करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास जो है एनर्जी है उसमें लॉस होगा, उसको हम नेगेटिव IR से रिप्रेजेंट करेंगे। इन जनरल सिंगल लूप में जब भी करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो हमेशा एनर्जी में लॉस होगा। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लूप के लिए हम हमेशा जो है एनर्जी चेंज जो है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आप इसकी इक्वेशन की तरफ चलें तो भाई हम इस सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हुए एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं कि हमने जितने एनर्जी चेंजेस हैं ए से डी, डी से सी और सी से जो है ना वो बी तक भाई हम जाएंगे। इसलिए कि जो हमने जो फ्लो करना है सर्किट में वो करंट की डायरेक्शन में करना है। तो करंट क्योंकि ए से जा रहा है हमारे पास डी की तरफ, डी से फिर जा रहा है भाई सी की तरफ, सी से जा रहा है भाई बी की तरफ और बी से फाइनली हम कहाँ पहुंच जाएंगे ए तक। तो अब हम इस सर्किट में जो कंप्लीट एनर्जी चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो जीरो होंगे। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही तबाह हो सकती है, बल्कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम तब्दील कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। तो इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी चेंजेस हैं वो हमारे पास जीरो होने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास चार कोने हैं ए बी सी डी, हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट लेते हुए करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी एक कोने का जो है किसी एक कॉर्नर का हम इंतखाब कर लेते हैं और फिर उस कॉर्नर में स्मूथली उस फ्लो करते हुए करंट की डायरेक्शन में हम दोबारा उसी पर्टिकुलर कॉर्नर पर एंड करेंगे। करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ए से स्टार्ट ले रहे हैं और करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए भाई हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले करंट जो है वो फ्लो करता है भाई E2 में से। जब E2 में से फ्लो करेगा तो आप क्या नोट कर रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये फ्लो है E2 के लिए। तो क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का बायस बनता है, तो इसलिए हम इसको जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी जो एनर्जी चेंज है E2 में से फ्लो करते हुए चार्जेस का वो माइनस डेल्टा क्यू E2 है। देन हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करता है R2 में से। तो जब करंट जो है वो R2 में से फ्लो करेगा तो जी हमेशा जो लॉस होगा, अब ये ट्रैवल की डायरेक्शन और ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, अगर आप देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे कि जो है हमारे पास
यहाँ पर दिखाया गया था जो कि जी जब रेजिस्टेंस में से पास करेंगे ट्रैवल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो जो हमारे पास वोल्टेज चेंज है वो जो एनर्जी में चेंज है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो एनर्जी हमारे पास ये आ गया भाई I1 R2। R2 क्यों आया है क्योंकि ये R2 में से करंट पास कर रहा है। देन हमारा करंट जो है इस तरह से फ्लो होता हुआ जो है वो C से B की तरफ जाएगा, B तक पहुंच गया, B से फर्दर इसने अब किस तरफ को जाना है A की तरफ। अब जब करंट हमारा A की तरफ फ्लो करेगा तो अब ये पास कर रहा है E1 में से। अब E1 में से जब जो है पास करता है चार्ज तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि एनर्जी में चार्ज की एनर्जी में इजाफा होगा यहाँ पे, क्योंकि E1 ये बड़ा सोर्स था ईएमएफ का, ये उस चार्ज को एनर्जी देगा और चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस केस में हमारे पास जो है वो एनर्जी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है। तो जी ये हमारे पास हो गया भाई प्लस E1 डेल्टा क्यू। फाइनली अब जो हमारा करंट है वो पास करेगा R1 में से, और जब करंट R1 में से पास करेगा तो क्योंकि ट्रैवल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास एनर्जी चेंज जो है वो रेजिस्टेंस R1 में से पास करते हुए नेगेटिव होगा, जिसको हमने माइनस I1 R1 डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया। जिस तरह से हम ए पॉइंट पर दोबारा पहुंच चुके हैं तो टोटल एनर्जी चेंजेस हैं जो इस सर्किट के अंदर वो हमारे पास भी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इन तमाम को जो आप नेगेटिव और या पॉजिटिव ये आपने जो सम किया टोटल एनर्जी चेंज, कहीं पर गेन इन एनर्जी है, कहीं पर लॉस इन एनर्जी है, इनका जो टोटल सम है वो वही हमारे पास क्या होगा, जीरो। अब इक्वेशन सिंपलीफाई करने के लिए हम डेल्टा क्यू तो तमाम में सेम है, कॉमन आ रहा है, उससे हम जो है वो खत्म कर देते हैं। तो जी हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी माइनस E2 माइनस IR2 प्लस I1 माइनस IR1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इस पर्टिकुलर लूप के लिए जो है वो किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करते हुए जो है हमने एक इक्वेशन लिख ली है। अभी ये इक्वेशन जो है ये हमें क्या बता रही है कि जो अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम है तमाम पोटेंशियल चेंजेस का किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब ये तो एक हमारे पास जो है ना वो सिंपल सर्किट था सिंगल लूप वाला, लेकिन ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपके पास जो है वो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक दो लूप वाला जो है वो सर्किट है। और अब इसमें जी सबसे पहले उसी तरह से सबसे पहले हम इस सर्किट में ये डिटरमिन करेंगे कि जो बैटरी है वो कौन सी लार्जर है, E1 ज्यादा है बल्कि या E2 ज्यादा है। तो हम सपोज ये कर लेते हैं भाई E1 जो है वो ज्यादा है, E2 जो है वो स्मॉल है। अगेन मैं बताता चलूं ये E1 को हम लार्जर सपोज कर रहे हैं, लेकिन अगर सर्किट डिफाइन हो जिसमें मेंशन हो कि पर्टिकुलर बैटरी जो है उसकी वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू से हमें अंदाजा होगा कि कौन सी ईएमएफ ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। यहाँ पर क्योंकि हम जनरल पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम E1 और E2 में से किसी को भी जो है वो सपोज कर सकते हैं कि जी बड़ी वैल्यू है हमारे पास। सपोज कर लिया भाई E1 जो है वो ग्रेटर है और E2 जो है वो हमारे पास स्मॉलर है। देन भाई आगे क्या होगा भाई, अब हम करंट की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे इस जो है ना E1 इज ग्रेटर देन E2 के अकॉर्डिंगली। तो भाई करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि करंट जो है वो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से डिफाइन होगा, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन जो है E1 के अकॉर्डिंगली जो है वो क्लॉकवाइज होगी। और हम ये ज़हन नशीन करना है आपने कि जो करंट की डायरेक्शन जो एक लूप में हम सपोज करेंगे वही सेम डायरेक्शन जो है वो सेकंड लूप में भी होगी। तो उधर बैटरी है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायरेक्शन हम एक लूप में डिफाइन करेंगे सेम वही डायरेक्शन जो है वो दूसरे लूप में असाइन कर दी जाएगी। इस तरह से अगर कोई थर्ड लूप भी होगा तो उसमें भी हमारे पास करंट की डायरेक्शन बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंगली ही डिफाइन होगी। तो जो I1 की डायरेक्शन, अब जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतने करंट्स होंगे। तो इस लूप के अंदर हमारे पास ये जो फर्स्ट लूप है उसमें हमने करंट की डायरेक्शन डिफाइन की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हमारे पास I1 करंट है। सेकंड लूप में भी हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही होगी, लेकिन वहां पे जो करंट है वो हमारे पास I2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब भाई किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करने के लिए
हमने एक कॉर्नर से फ्लो करना है करंट की डायरेक्शन में, और फ्लो करते हुए जहां जहां पे एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं हम वो कैलकुलेट करते चले जाएंगे और उनका सम जो है वो 0 होगा। यहाँ पे 2 लूप्स हैं तो हर पर्टिकुलर लूप के लिए हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन होगी, यानी कि 2 लूप्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो 2 होंगी। तो भाई सबसे पहले हम जो है फर्स्ट लूप के जो ए बी ई और डी है इसके लिए हम जो है वो इक्वेशन जो है ना वो लिख लेते हैं। अब ये भाई किस तरह से होगी, सबसे पहले भाई हम ए से स्टार्ट लेते हैं, ए वो कॉर्नर है जहां से हम जो है वो फ्लो कर रहे हैं और फ्लो करते हुए जो है वो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट जो है वो फ्लो करता है R1 में से पास किया, यहाँ पर R1 में से जब पास करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल चेंज है वो नेगेटिव होगा, उसको हम लिखेंगे भाई -I1R1। देन करंट जो है वो फ्लो करता है हमारे पास R3 में से। अब ये जो R3 है ये हमारे लिए बहुत अहम है, ये जरा आपने नोट करना है। अब भाई करंट इसमें से पास कर रहा है, अब करंट पास कर रहा है भाई R3 में से, ये हमारी ट्रेवल की डायरेक्शन है। अब अगर आप ट्रेवल की डायरेक्शन देखें और I1 की डायरेक्शन देखें तो R3 में से सेम है, और सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल और करंट की डायरेक्शन हो तो हम हमेशा जो एनर्जी चेंज है उसको नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा I1R3 और वो भी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर भी अपीयर हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा अहम है, जो कि हमारे पास है I2R3 और ये प्लस के साथ है। अब जो भी रेजिस्टेंस जो है वो लूप्स के दरमियान में होगी, यानी कि उसका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ लूप्स के साथ होगा, हमेशा वहां से 2 करंट पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारी ट्रेवल की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन अगर आप I2 की डायरेक्शन देखें तो I2 की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है R3 में से, तो ट्रेवल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। और ये जो मिडल रेजिस्टेंस है इसके लिए हमारे पास एक और फैक्टर आएगा जो कि होगा भाई I2R3 और ये प्लस के साथ होगा। जी हम किस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट लूप की, जिसमें I1 फ्लो कर रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है उसका ताल्लुक दूसरे लूप के साथ भी है, तो उस दूसरे लूप का इफेक्ट जो है वो भी ऐड किया जाएगा और वो प्लस के साथ ऐड होगा, क्योंकि ट्रेवल की डायरेक्शन और दूसरे लूप में करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए प्लस I2R3 जो है हमारे पास एक फैक्टर आएगा। देन जो है E1 में से पास करता है हमारे पास करंट फाइनली, और जब E1 में से पास करेगा तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है, एनर्जी में इजाफा होगा और ये वैल्यू हमारे पास जो है ये पॉजिटिव से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट लूप के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई है -I1R1 -I1R3 प्लस I2R3 प्लस E1। यहाँ पे प्लस I2R3 जो है ये वोल्टेज चेंज है दूसरे लूप का इफेक्ट फर्स्ट लूप के साथ, क्योंकि हमारे पास R3 जो है वो दोनों लूप्स में कंबाइन आ रही है। नेक्स्ट अगर आप सेकंड लूप की इक्वेशन आप लिखेंगे हम जल्दी से, तो सेकंड लूप की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है भाई, हम अगेन स्टार्ट कर लेते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, सी एफ और ई की तरफ चलते हुए बी तक आएंगे। अब जब R2 में से पास करेगा जो ट्रैवल की डायरेक्शन है और जो करंट I2 की डायरेक्शन अगर देखें तो वो सेम है, तो हमारे पास -I2R2 आ जाएगा। फिर करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करता है, जब C से F की तरफ हम जा रहे हैं तो करंट जो है R2 में से पास करने के बाद जब E2 में से फ्लो कर रहा है तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहा है। अगेन यहाँ पर जो है हमारे पास एनर्जी में इजाफा होगा E2 के लिए, जिसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन करंट जो है वो फ्लो करता है F से E की तरफ और फाइनली करंट वो R3 में से पास करता हुआ दोबारा B पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और R3 के लिए यहाँ पर अगेन हम जो है वो 2 वैल्यूज लिख रहे हैं, एक हमारे पास लूप 2 के लिए फैक्टर आ जाएगा -I2R3, जबकि जो फर्स्ट लूप का इफेक्ट है सेकंड लूप के ऊपर उसका जो हमारे पास शामिल होगा फैक्टर वो है जी +I1R3। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे पास ट्रैवल की डायरेक्शन सेकंड लूप में अपवर्ड है, लेकिन जो I1 है वो क्लॉकवाइज डाउनवर्ड फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है।
इस वजह से अगर आपने सेकंड लूप के लिए नेगेटिव साइन यूज किया है तो फर्स्ट लूप का जो इफेक्ट है सेकंड लूप पर वो पॉजिटिव के साथ प्लस I1 R3 से लिखा जाएगा और टोटल जो है वोल्टेज चेंजेस जो है वो जीरो होंगे। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट लूप और सेकंड लूप की जो है वो इक्वेशन जो है वो वही आ गई हैं। और ये तमाम जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। टोटल पोटेंशियल चेंजेस और टोटल एनर्जी चेंजेस जो हैं वो हमारे पास जीरो रहेंगे। इस तरह से हम नंबर ऑफ लूप्स के लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं, फिर उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देन हम जो है पर्टिकुलर जो अननोन वैल्यूज जो हैं उनको कैलकुलेट कर